विराट को इंजरी क्या हुई? फिर से वही डिबेट शुरू हो गई है कि क्या वो 2027 के लिए फिट होंगे। बाकी टीमें वर्ल्ड कप की तैयारी में लग चुकी हैं। हमारे यहाँ अभी भी रोहित और कोहली को लेकर के खींचतान जारी है। रवि शास्त्री ने विराट और रोहित के करियर को स्टीव स्मिथ की तरह फेज आउट बोल करके और भी सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन जवाब है इन 4 पॉइंट्स में, जो आगे आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। जब अफगानिस्तान वाली ओडीआई सीरीज के लिए विराट कोहली चोटिल हो गए और फिर रोहित शर्मा को लेकर के भी सवाल उठने लगे, और जिस तरीके से रोहित शर्मा की फॉर्म जा रही है उस लिहाज से फिर से ये बातें सामने आने लग गई हैं कि क्या शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली को वर्ल्ड कप में खिलाने का वही जोखिम लेंगे जो महेंद्र सिंह धोनी ने 2015 के वर्ल्ड कप में अवॉइड किया था, जिसका उन्हें नुकसान हुआ था। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बातें पहले तो होनी ही नहीं चाहिए थी। ये फैसला खिलाड़ियों का, मैनेजमेंट का, बीसीसीआई का और कप्तान का होता है। इसलिए आज हम वो खास पॉइंट्स आपको बताएंगे कि क्या इन्हें खेलना चाहिए वर्ल्ड कप, और 4 पॉइंट्स फिर बताएंगे कि क्यों उनके लिए वर्ल्ड कप खेलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ताकि आपको एक डिबेट सेटल होती हुई मिल जाए। तो पहले बात करते हैं इन 4 पॉइंट्स की जो इन दोनों को वर्ल्ड कप का पक्का दावेदार बनाते हैं। पहला पॉइंट है बढ़ती हुई एज। लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ रही है, बैट की स्पीड कम हो गई। तो 2015 की चैंपियंस ट्रॉफी याद है, जिसे भारत जीता, और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 76 रन की पारी किसने खेली? रोहित शर्मा ने। वो प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। और रही बात विराट कोहली की, तो फिटनेस को लेकर जो सोच आपकी CR7 को लेकर है, वही विराट को लेकर के भी होनी चाहिए। विराट ने 2025 में 891 रन ठोके 68 के एवरेज से। तो ये तो उम्रदराज खिलाड़ियों का काम नहीं लगता है। 26,000 से ज्यादा रन का अनुभव, क्या आप सच में इसे आसानी से रिप्लेस कर पाएंगे? अब आया दूसरा पॉइंट, लोकेशन। वर्ल्ड कप कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। वहाँ की पिचों को ट्रैम्पोलिन कहते हैं, क्योंकि गेंद उछलती तो है ही, साथ में सीम भी करती। ऐसे में वहाँ कोई यंग टीम बिना किसी एंकर के गई तो समझ लीजिए फिर। 18 इनिंग्स में 993 रन हैं विराट के साउथ अफ्रीका में। 76 की तो खाली औसत है। रोहित की कप्तानी और विराट की बैटिंग के बिना साउथ अफ्रीका फतह करना मुश्किल हो जाएगा। खुद रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि इनके बिना टीम की टैक्टिकल रेजिलियंस ही खत्म हो जाएगी। वहाँ आपको ऐसे बैटर्स चाहिए जो बॉल स्विंग होते वक्त अंधा बल्ला न घुमाए, बल्कि उसे डिफेंड करना जानते हो। तीसरा पॉइंट बहुत कड़वा है पर सच है। हमने शुभमन गिल को कैप्टन बनाया, पर हुआ क्या? न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज हाथ से निकल गई। जब कोई टीम ट्रांजिशन से गुजरती है तो एक ऐसा अथॉरिटेटिव फेस चाहिए होता है जो दबाव को सोख सके। विराट कोहली की जगह नंबर 3 पर कौन खेलेगा? केएल राहुल, जो फिनिशर के तौर पर बेस्ट हैं, या ईशान किशन, जो अभी अनप्रूवन है? कोहली के बिना नंबर 3 का स्पॉट एक क्राइसिस ही है। टीम की पूरी प्लानिंग इन 2 नामों के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये दोनों नहीं तो टीम में एक ऐसा लीडरशिप वैक्यूम पैदा हो जाएगा जिसे कोई नहीं भर पाएगा। जैसे युवराज के बाद से अचानक से नंबर 4 खाली हो गया था। आखिरी पॉइंट है इन दोनों का विजन। इन्होंने टेस्ट और T20 इसलिए छोड़ा है ताकि इनकी पूरी एनर्जी सिर्फ 50 ओवर के फॉर्मेट पर लग सके। एनसीएन के साथ मिलकर इनके रिहैब और फिटनेस प्लान को सिर्फ उन 25 वनडे मैचों के लिए तैयार कर रहा है जो वर्ल्ड कप से पहले बचे हैं। ये वर्कलोड मैनेजमेंट का वो लेवल है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये केवल खिलाड़ी नहीं है, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ एक लक्ष्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं। मेरा तो मानना है कि वर्ल्ड कप जैसे मंच पर जहाँ दबाव का पारा 7वें आसमान पर होता है, वहाँ फॉर्म से ज्यादा अनुभव काम आता है। तो अभी तक हमने बात की कि रोहित और विराट का खेलना क्यों जरूरी है, लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। अगर बीसीसीआई और मैनेजमेंट इनके खेलने के खिलाफ है तो इसके पीछे कोई इमोशन तो होगा नहीं, कुछ तो वजह होंगी। पहली वजह एज ही है। 2027 वर्ल्ड कप आते आते रोहित 40 के हो जाएंगे और विराट 39 के। ये कोई T20 का मैच तो है नहीं जिसे आप किसी तरह से निकाल लेंगे। ये 4 हफ्तों का मैराथन है जहाँ हर 3 दिन में मैच है। IPL 2026 में रोहित को हैमस्ट्रिंग इश्यू हो या विराट की वो रेयर इंजरी, कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वार्निंग है। और टूर्नामेंट के बीच में अगर हमारा कोई मार्की प्लेयर निकल गया तो पूरी टीम का बैलेंस बिखर जाएगा। वर्ल्ड कप में हम ये रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट है फॉर्म। लोग कह रहे हैं कि अरे वो तो लीजेंड्स हैं, एक मैच में आकर फॉर्म में आ जाएंगे। तो भाई फॉर्म कोई नल नहीं है जिसे आप जब चाहे चालू कर देंगे। रिटायरमेंट के बाद से एक चीज का नुकसान जो इन दोनों को सबसे ज्यादा हुआ है वो है मैच प्रैक्टिस, जो 145 की रफ्तार वाली गेंदों को खेलने के लिए चाहिए। धर्मशाला में प्रैक्टिस सेशन को देखिए, जो रोहित शर्मा कल तक नेट्स पर खड़े खड़े टांग देते थे, वो वहाँ एकदम पैसिव से खड़े थे, क्योंकि आप नेट्स में छक्के मारकर मैच में रन नहीं बना सकते। आपको कॉम्पिटिटिव माहौल चाहिए जो इन्होंने पिछले 2 साल में लगभग खो दिया है। तीसरा पॉइंट सबसे मेन है, गंभीर और सीनियर खिलाड़ियों के बीच की खटास अब छिपी नहीं है। एक तरफ गंभीर का रिजल्ट ओरिएंटेड सख्त रवैया है और दूसरी तरफ सीनियर्स की ईगो। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि मैनेजमेंट ने ओडीआई को बाईपास करना शुरू कर दिया। ये खटास ड्रेसिंग रूम में साफ दिखती है। जब कोच और कप्तान के विजन में तालमेल नहीं होता है तो टीम वर्ल्ड कप नहीं जीतती। विराट क्यों टेस्ट से रिटायर हुए, ये उन्होंने आरसीबी वाले पॉडकास्ट में बता दिया है। यानी गौतम भाई को यंग प्लेयर्स के साथ जाना है अगले 20 मैचों में, ताकि उनको रेडी किया जा सके। लेकिन अगरकर चाहते हैं कि बिना रोहित विराट की टीम भटकी हुई नजर आएगी। जब बोर्ड ने रोहित और विराट को ग्रेड A+ से हटाकर ग्रेड B में डाला था तो एक सिग्नल था।
वो संदेश था कि अब टीम का भविष्य यंग प्लेयर्स ही है। रवि शास्त्री ने भी साफ कह दिया कि स्टीव स्मिथ की तरह इनका भी एक फेज आउट होगा। वर्ल्ड कप में अभी 1.5 साल है। ये वो परफेक्ट रनवे है जहां हमें यशस्वी जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे फियरलेस लड़कों को तैयार करना है। अगर हम वर्ल्ड कप तक इन दोनों को खिलाते रहे और फॉर्म या इंजरी का इश्यू हुआ तब क्या होगा? ये जो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वाला ड्रामा है ना, इसमें बीसीसीआई को खुद नहीं पता है कि आगे क्या करना है। और इसकी वजह से पिछले 17 महीनों का जो कीमती वक्त हमारे पास था वो किसी वर्ल्ड कप की तैयारी के बजाय एक बहुत ही अजीब ऑडिशन बन करके रह गया है। कोचिंग स्टाफ का हाल देखिए। मौनी मोरकल क्या कह रहे हैं? वो दिन रात नीतीश कुमार रेड्डी की तकनीकी सुधारने में लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर से डर है कि अगर टूर्नामेंट के बीच में सीनियर का शरीर जवाब दे गया तो बैकअप क्या होगा। और आप क्या सोचते हो, बाहर की टीमें बेवकूफ हैं? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इन सब के एनालिस्ट को पता है कि हमारे ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा है। अगर आप इस मुद्दे पर मेरी राय पूछेंगे तो मेरा मानना है कि वर्ल्ड कप में अभी बहुत वक्त है। उससे पहले जितने भी सीरीज हैं उनमें हमें एटलीस्ट अगर 3 मैचों की सीरीज है तो आपको 2 मैच में विराट और रोहित के साथ जाना ही पड़ेगा ताकि वो खुद को उस प्रैक्टिस में ढाल पाए, जो बहुत जरूरी है। हमें अब इंग्लैंड में जाकर भी ओडीआई सीरीज खेलनी है तो वहां भी एक आइडिया हो जाएगा कि दोनों की फॉर्म क्या है। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर दोनों वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गए तो फिर दिक्कत क्या होगी। इसके लिए ही मैं कह रहा हूँ कि आपको यंग प्लेयर्स को भी मौका देना पड़ेगा। अगर आप इंग्लैंड में 3 ओडीआई खेलते हैं तो आप 2 में विराट और रोहित के साथ जाइए और तीसरे में यंग खिलाइए, वो भी उन पोजीशन पर जहाँ रोहित और विराट खेलते हैं। हमारा नंबर 4 तो सॉर्टेड है, श्रेयस अय्यर वहां पर है, नीचे केएल राहुल हमारे पास है। लेकिन विराट और रोहित का रिप्लेसमेंट ढूंढना केवल इसलिए जरूरी है ताकि खुदा न खास्ता उनका बैकअप अगर नहीं मिला तो हमारा वर्ल्ड कप का कैंपेन डेरल हो सकता है। इसलिए मेरा यही मानना है कि आपको रोहित और विराट के साथ जाने का ही सोच करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई इंजरी होती है तो उसका बैकअप भी तैयार करना पड़ेगा। अब इसमें आप ये सवाल करेंगे कि अनुराग भाई, अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली को हम रिप्लेस करते हैं, मतलब तीसरे वनडे के लिए अगर टीम में, तो वहां पर कौन खेलेगा? देखिए, सिंपल सा जवाब है, आपको ओपनर के तौर पर आपका जो है शुभमन गिल के साथ जायसवाल को खिलाना पड़ेगा। रही बात इतना नीचे कौन खेलेगा नंबर 3 पर, नंबर 3 पर फिर आपके पास अगर आप जायसवाल को ऊपर खिला रहे हैं तो नीचे एक राइट हैंडर आपको खिलाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको केएल राहुल को ऊपर खिलाना पड़ जाएगा। तो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी कि आप नीचे किसे खिलाएंगे। तो फिर नंबर 5 पर नीतीश कुमार रेड्डी का नंबर आता है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो नंबर 5 पर केएल राहुल, नंबर 3 पर विराट कोहली की जगह आपको ईशान किशन के साथ जाना पड़ेगा। एक और जो ऑप्शन है, जो अजीब सा ऑप्शन है लेकिन आप कर सकते हैं, केएल राहुल और गिल से ओपनिंग करवाइए। नंबर 3 पर फिर आपको ईशान किशन के साथ जाना पड़ेगा। नीचे से आप हार्दिक और एनकेआर के साथ जाएंगे। लेकिन पता है इन सारे कॉम्बिनेशन का नुकसान क्या होगा? जो भी आपको सारे बताए गए वो ये कि आपकी बैटिंग या बॉलिंग में से किसी एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि रोहित और विराट के साथ साथ बैकअप ढूंढना जरूरी है और साथ ही साथ उनको खिलाना भी जरूरी है। और वो साउथ अफ्रीका है, इंडिया नहीं कि हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट करवा लिया जाएगा। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई को ऐसा करना चाहिए? क्या हम वाकई अगले 1.5 साल में एक नई टीम खड़ी कर सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।